गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। हम एक बार फिर आपका प्रयाग एकेडमी आपके अपने ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में पढ़ेंगे। कल हमने समझ लिया था, पढ़ लिया था कि प्रस्तावना है क्या। ठीक है, तो प्रस्तावना जिस प्रकार की किसी भी पुस्तक को लिखा जाता है, जब लेखक लिखता है तो एक आमुख लिखता है, प्रागथन लिखता है, यानी उसमें उसने क्या क्या लिखा हुआ है उसके विषय में वो जानकारी प्रदान करता है। हम सिर्फ उसे ही पढ़ लें तो हमें क्या पता चल जाता है उस पुस्तक में लिखा क्या है, क्या कहा गया है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे उद्देशिका यानी कि उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्री में भी और पीसीएस और आईएएस के मुख्य परीक्षा में भी इससे सवाल कई बार क्या होते हैं, बन जाते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं यही सजेशन दूंगा कि आप लोग इस प्रस्तावना को यानी उद्देशिका को, चाहे हिंदी मीडियम के हो हिंदी मीडियम के, अंग्रेजी माध्यम के अंग्रेजी माध्यम के, आप इसे पूरी तरह से, ठीक है, कंठस्थ कर लीजिए। मतलब इसका एक एक शब्द याद होना चाहिए। ठीक है, इतना ये महत्वपूर्ण है। चलिए मेरे साथ आप लोग फिर टेनिकी एक बार इसे दोहराइए और फिर हम इसके विषय में देखते हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है। शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारी उद्देशिका है या प्रस्तावना है। ठीक है, इस प्रकार सबसे पहली बात आती है, अब हम इसमें समझेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, देखिए, हम भारत के लोग का मतलब ये हो गया कि भारतीय संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है, यह अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया है। किसके? भारत के लोगों के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद भारत की यानी कि है कैसा, किस तरह का जो है देश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, यानी भारत की संप्रभुता अक्षुण्ण है। भारत एक संप्रभु देश है। ये समाजवाद को, पंथनिरपेक्षता को, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य को बढ़ावा देने वाला है या मानने वाला है। ऐसा बना, यानी कि हमें क्या, कैसा राज्य बनाना जाना चाहिए, यानी कैसा राज्य बनाने की बात की गई है, तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। समझ में आया ये? ठीक है, यानी कि क्या है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए।
ठीक है, 2 शब्दों में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि राज्य की, यानी किसी भी राज्य, जिसे आप देश बोलते हैं ना, वास्तव में उसे राज्य कहा जाता है। तो राज्य होने के लिए 4 तत्व होने आवश्यक हैं, यानी कि राज्य के तत्व, ठीक है। राज्य के तत्व कितने हैं? 4 होते हैं। पहली है निश्चित भूभाग यानी जमीन, ठीक है। दूसरी है जनता यानी जनसंख्या, ठीक है। तीसरी है सरकार, सरकार हो गया। और चौथी है, यही है संप्रभुता या प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी, ठीक है। तो भूभाग, जनसंख्या और सरकार, ये तो कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ संप्रभुता नहीं है या प्रभुसत्ता नहीं है, वो देश नहीं है, राज्य नहीं है। जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ निश्चित भूभाग है, यहाँ निश्चित जनसंख्या रहती है, सरकारें भी हैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, लेकिन ये संप्रभु नहीं है। संप्रभु सिर्फ कौन है? भारत। तो भारत की जो भूभाग, उसकी जनसंख्या और सरकार, इन सभी से मिलकर के जो है भारत का राज्य का निर्माण हुआ है। अब समझ में आ गया। इसके बाद अगली बात आती है कि आखिरकार गणराज्य क्या होता है। आप लोग जानते ही हैं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणराज्य की बात की जाती है। तो गणराज्य का मतलब होता है राज प्रमुख, ठीक है। तो राज्य प्रमुख जब क्या होता है, राज्य का मतलब देश का मुखिया। राज्य प्रमुख जब क्या होता है, चुना जाता है, निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? गणराज्य बोलते हैं, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या है? निर्वाचित है, इसलिए भारत क्या है? गणराज्य है। जैसे जापान है तो वहाँ पर क्या है? महाराजा है। और नेपाल, भूटान है, वहाँ पर भी महाराजा पाए जाते हैं। ब्रिटेन है, वहाँ पर महारानी पाई जाती है। लेकिन भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्रपति, वो निर्वाचित है, इसलिए भारत क्या है? गणराज्य है। तो ये क्या नहीं है? गणराज्य है। ये राजशाही यहाँ पर नहीं है, यानी यहाँ का जहाँ वह राज्य जहाँ का जो राज प्रमुख होता है, यानी सबसे बड़ा अधिकारी, मुखिया, वो निर्वाचित होता है, उसी को ही हम गणराज्य बोलते हैं। अब गणराज्य समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। सवाल पूछा जाता है कि कुल कितने न्याय? तो 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 1, 2, 3, 4 और कितनी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत या उद्देशिका के अंतर्गत, ठीक है, जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। तो कुल कितनी प्रकार की समानता? 2 प्रकार की समानता। कितनी प्रकार की? 2। कौन? प्रतिष्ठा और अवसर। हर एक व्यक्ति क्या चीज़ है? उसका अपना महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का जो वैल्यू है, उसकी हर एक की प्रतिष्ठा है और हर एक को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है हमारा संविधान। तो समता यानी समानता कितने प्रकार की? 2। आ गया समझ में? न्याय 3, स्वतंत्रता 5 प्रकार की और समता 3 प्रकार की। और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता का मतलब एकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, हर एक व्यक्ति का जीवन गरिमामय हो, राष्ट्र में एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, यह निश्चित करने वाली बंधुता का मतलब भाईचारा बनाने के लिए। अब आता है दृढ़ संकल्प होकर के इस संविधान सभा में आज तारीख, तिथि दी गई है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। क्या किया गया?
ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसी तरह से चूँकि ये क्या चीज़ है, ईस्वी यानी सन का है, इसी तरह से भारतीय जो यानी कि वो पंचांग है उसमें उस दिन का नाम है मिति मार्गशीर्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तारीख है और ये तारीख है मिति मार्गशीर्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, माघ के महीने की, ठीक है, सप्तमी और संवत 2006 विक्रमी। इसको एतद द्वारा, ठीक है, क्या क्या किया गया है, इस संविधान को ध्यान दीजिएगा, 3 चीज़ें की गई हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया है। अंगीकृत का मतलब हुआ स्वीकार किया गया, इसे बनाया गया है, और हम लोगों द्वारा आत्मसमर्पित किया गया है, यानी कि आत्मा को इसके सामने समर्पित कर दिया गया, अर्थात कि संविधान क्या चीज़ हो गया, सर्वोच्च हो गया। ठीक है, यानी भारत में इसीलिए कहा जाता है कि सर्वोच्च सत्ता कहाँ पर यानी कि स्थापित है, तो वो संविधान में स्थापित है। भारतीय राज सत्ता जो है वो सर्वोच्च सत्ता कहाँ पर स्थापित है, संविधान में स्थापित है। इसलिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत को किस प्रकार का राज्य बनाना है, देश बनाना है, तो किस कार बनाना है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना था। ठीक है, कितने प्रकार के न्याय, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, 5, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना। कितनी तरह की समानता, 2 प्रकार की समानता। ठीक है, अब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष सप्तमी 2006 विक्रमी को। समझ में आया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक सवाल और आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारतीय प्रस्तावना में अभी तक कब तक कितनी बार जो है संविधान यानी इसे संशोधित किया गया है। तो सबसे पहले ये यानी संविधान का अंग है अथवा नहीं है। पहले तो क्या चीज़ होता था, ये माना जाता था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में 1973 में ये स्वीकार किया कि संविधान का यह एक क्या है, अंग है, और इसे अन्य भाग की तरह भी क्या किया सकता है, संशोधित किया जा सकता है। किस में स्वीकार किया गया, केशवानंद भारती में। ठीक है, और अब इसे पूछे आ जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि केशवानंद भारती जी की क्या चीज़ हुई है, मृत्यु हुई है अभी कुछ समय पहले। ठीक है, ये मठ के जो है मठाधीश थे केरल में। तो ठीक है, संपत्ति का अधिकार का कुछ आया था मामला, तो इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये संविधान का एक अंग है और इसे संशोधित किया जा सकता है। तो क्या किया सकता है, संशोधित किया जा सकता है। अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है इसमें। ठीक है, और वो भी कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, और 1976 में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में इसने 3 शब्द जोड़े गए हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन पूछता है कौन कौन सा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ठीक है अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, 3 शब्द जोड़े गए हैं इसमें। यानी कि ये शब्द 42वें संविधान संशोधन के पहले नहीं थे, और बाकी सब जितने शब्द हैं वो उसी तरह से हैं जिस तरह से पहले लिखे गए थे। अब इसकी महत्ता क्या है, इसकी महत्ता है कि पंडित नेहरू ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। पंडित नेहरू ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। के मुंशी ने, ये भी संविधान सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य, इन्होंने राजनीतिक जन्मपत्री, जिसे कुंडली बोलते हैं, तो इसे राजनीतिक जन्मपत्री यानी कुंडली कहा है। इसके बाद जस्टिस गजेंद्र गढ़कर हैं, इन्होंने इसे क्या कहा है, संविधान की कुंजी कहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तावना कितनी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये चीज़ है कि जब कभी संविधान में कहीं पर भी समस्या उत्पन्न होती है और समझ में नहीं आता है,
तो हमेशा प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है, और प्रस्तावना को पढ़ने के बाद ही, सिर्फ इतने में ही सब कुछ निहित है पूरे संविधान को। इतना पढ़ने के बाद, इसलिए तो इसे जन्मपत्री या कुंजी कहा जाता है। सब कुछ समझने के बाद और फिर निर्णय दिया जाता है। कई बार ऐसी समस्याएं सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो उसने क्या चीज़ किया, इसके आधार पर संविधान जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसे दूर किया। ठीक है, तो प्रस्तावना भारतीय लोगों के द्वारा स्वीकृत है। भारतीय लोगों ने अपने आप को इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया है। इसलिए भारत में राजनीतिक रूप से सर्वोच्च यानी कि कौन है, प्रभुत्व संपन्न कौन है, भारतीय संविधान से प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि सर्वोच्च है। इसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और इसे संशोधित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो इस तरह से इसमें मूल फिर बिंदु मैं आपको दोहरा देता हूँ। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा जोड़े गए हैं, बाकी सब वही रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की जा रही है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, 2 प्रकार के समानता की बात की जाए। ध्यान दीजिएगा, अधिकारों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं, इसमें दी गई स्वतंत्रता कितने प्रकार की है या कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, और कितने प्रकार के समानता की बात करता है, और किस प्रकार के भारत की बात करता है। तो ये इसका क्या चीज़ है, भारत का दर्शन है, दर्शन। ठीक है, दर्शन का मतलब फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन, भारतीय संविधान का ये दर्शन है। यानी कि इसे पढ़ने के बाद सब कुछ पता चल जाता है कि आखिरकार जो संविधान है उसमें क्या है, क्या लिखा जाना चाहिए था, क्या लिखा गया है, और उसका महत्व क्या है, मतलब क्या है, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब मुझे लगता है जितने इसमें से सवाल आते हैं वो सभी क्या हैं, मैंने इसमें सब आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। मेंस में भी जो यानी कि सवाल पूछे जाते हैं इससे, ठीक है, उसे भी अब जिस प्रकार से मैंने समझाया है उस प्रकार से आप क्या चीज़ कर सकते हैं, इसे व्याख्यात करके और लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेंस में कोई खास अलग से पढ़ाने की जो है उतनी ज़रूरत नहीं है, ये आना चाहिए, इसे लिख करके तब उसे एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, अब जो है मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये बिल्कुल आना चाहिए। अमूमन इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जब मैंने बोल दिया कि क्या चीज़ है, सब लोगों ने इसे, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने जन्मपत्री कहा, किसी ने कुंजी कहा, दर्शन कहा, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए ये याद होना चाहिए। और इससे जो सवाल बनते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इस दूसरी वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, तब उसमें हम संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियों के विषय में बात करेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और जो है अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए। ओके, गुड इवनिंग।